है, बहुत नजदीक से आभास है, क्योंकि हमारा निरंतर शिक्षण संस्थानों में जाना होता है, शिक्षक बंधु बहनों से मिलना होता है, तो हम ये पाते हैं कि ये अधिकार कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक बंधु भगिनियों के हाथ में। अभी हम अगर बहुत नजदीक से आभास है, क्योंकि हमारा निरंतर कोरोना काल की जो विपरीत परिस्थिति अपने देश में निर्मित हुई, उस पर भी अगर हम ध्यान देंगे, तो जैसे ही देश लॉकडाउन की स्थिति में पहुंचा है कि जैसे ही ये तय हुआ कि शिक्षण संस्थान बंद हो रहे हैं, हमारे देश के सामने एक समस्या आई कि जो केवल और केवल पोषण के लिए बच्चे, जो मिड डे मील के लिए बच्चे संस्थानों में आते हैं, उनका क्या होगा, उनके आहार का क्या होगा, उनके पोषण का क्या होगा, अपने देश में निर्मित हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ था। जैसे ही देश लॉकडाउन की स्थिति में, तो ये जिम्मेदारी भी मेरे शिक्षक बंधुओं ने हुआ कि शिक्षण संस्थान बंद हो रहे हैं, हमारे देश के सामने एक समस्या आई कि जो केवल और केवल पोषण के लिए बच्चे, जो मिड डे मील के लिए बच्चे संस्थानों में आते हैं, उनका क्या होगा, उनके आहार का क्या होगा, उनके पोषण का क्या होगा, अपने देश में निर्मित हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ था। जैसे ही देश लॉकडाउन की स्थिति में, तो ये जिम्मेदारी भी मेरे शिक्षक बंधुओं ने हुआ कि शिक्षण संस्थान बंद हो रहे हैं, हमारे देश के सामने एक समस्या आई कि जो केवल और केवल पोषण के लिए बच्चे, जो मिड डे मील के लिए बच्चे संस्थानों में आते हैं, उनका क्या होगा, उनके आहार का क्या होगा, उनके पोषण का क्या होगा, अपने देश में निर्मित हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ। तो जैसे ही देश लॉकडाउन की स्थिति में, तो ये जिम्मेदारी भी मेरे शिक्षक बंधुओं ने हुआ कि शिक्षण संस्थान बंद हो रहे हैं। हालांकि मेरे शिक्षक बंधु उन बच्चों को तैयार करने में सक्षम है, और तैयार किए भी हैं और कर भी रहे हैं, जो वायुयान चला रहे हैं, जो नासा में जा रहे हैं, जो अच्छे वैज्ञानिक बन रहे हैं, अच्छे दार्शनिक बन रहे हैं, खेल जगत में नाम कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आत्मविश्वास पे, हमारे स्वाभिमान पर कुछ ना कुछ परेशानी थी। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मुझे लगता है, जिसमें 2.5 लाख पंचायतें इन्वॉल्व हों, 650 जिले इन्वॉल्व हों, जहां बहुत सारी संख्या में अभिभावकों के सुझाव हों, छात्रों के सुझाव हों, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने गुरु की गरिमा के पुनः स्थापन की जो संभावना और योजना है, जब हम इसका क्रियान्वयन करेंगे तो धरातल पे उसको देख पाएंगे। और इसी पाठ्य उद्बोधन के लिए माननीय देशराज जी अपने बीच में उद्बोधन रखने वाले हैं। पूर्ण परिचय सुरेंद्र जी देशराज जी का देंगे। मैं बस इतना कहूंगी कि देशराज जी को चुनना हमारे लिए इसलिए गर्व की बात है कि आप बहुत सक्रियता से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बनाने में भी सहयोग करते रहे हैं, और राज्य सरकार में जब इसके क्रियान्वयन की योजना बनी है, तब भी आपकी साझेदारी, आपका सुझाव, आप उस समिति के माननीय सदस्य हैं। इसलिए मैं सबको नमन करती हुई खुद भी तत्पर हूं, और मेरे साथ जितने भी मेरे बंधु भगिनी शिक्षक अपने बीच में उपस्थित हैं, वो बहुत उत्सुक हैं और बहुत अनुग्रहित होंगे आप सब, आपका पाठ्य सुन के। इसलिए मैं सुरेंद्र जी को चाहूंगी कि वो आमंत्रित करें मुख्य वक्ता जी को अपने बीच में उद्बोधन के लिए।
सबका अभिनंदन, सबका सत्कार, सबका आभार। जी नमस्कार देसराज जी, भाई जी अनम्यूट कर लें जी, म्यूट हैं आप। धन्यवाद। आज हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के उन शिक्षा धर्मी अध्यापकों के समक्ष मुझे बोलने का अवसर देने वाले एससी पीसीआर हिमाचल प्रदेश के चेयरपर्सन बहन वंदना संवेदना, धन्यवाद, बालकों के प्रति कैसी है आज ये आपके इन कार्यक्रमों से और आपके उद्बोधन से और आपकी जो एक सोच है उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। हम सब के लिए ये एक शिक्षा धर्मी अहोभाग्य का विषय है। समक्ष मुझे बोलने शिक्षा विभाग के सारे देने वाले जिला के
हिमाचल प्रदेश के चेयर और अन्य बंधुओं सहित बाल आयोग के सभी सदस्यगण, संवेदना धन्यवाद। विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, कैसी है और महत्व इसका इसलिए भी बढ़ जाता है और आपके कि हम सब जानते हैं कि जब कोई शिक्षा उस देश की संस्कृति, उस देश की प्रगति और उस देश की आवश्यकता के अनुसार बनती है, तो वो राष्ट्र दुनिया में बहुत तेज गति से विकसित ही नहीं होता, बल्कि उसका एक नाम बन जाता है। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति सही मायनों में भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर है और ये भारत केंद्रित शिक्षा नीति है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली नीति ऐसी है जिसने मनुष्य के समग्रता पर विचार किया है। खंड खंड छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर अलग अलग से विचार नहीं किया। और इसका सीधा उदाहरण 29 जुलाई 2020 को जैसे कैबिनेट ने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अप्रूव किया, तो 3 दिनों के बाद मानव संसाधन मंत्रालय का नाम समाप्त हो गया और शिक्षा मंत्रालय पड़ गया। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि नाम का बहुत बड़ा असर होता है। जब आपने मनुष्य को एक सोर्स बना लिया, एक रिसोर्स के रूप में, एक मशीन के रूप में, मनुष्य को केवल एक छोटा से पुर्जे के रूप में सोचना शुरू कर दिया, तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? यह दुर्भाग्य देश का कि शिक्षा मंत्रालय का नाम यूरोप की पद्धति पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय रख दिया गया। इस शिक्षा नीति का सबसे मनुष्य को एक पुर्जा के रूप में विचार नहीं किया, बल्कि मनुष्य को जो विचार किया वो रिसोर्स क्रिएट करने वाला किया गया। मनुष्य को विचार किया गया कि उसके अंदर असीम शक्तियां हैं और वह अपने बलबूते पर सारी समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। इसलिए मंत्रालय का नाम अब के अंदर शिक्षा मंत्रालय होगा। ये एक बहुत बड़ा बदल इसकी भूमिका के अंदर है। दूसरी बात जो शिक्षा नीति को देखकर अपने को ध्यान में आएगी, वो बहुत सुंदर लगेगी कि जब व्यक्ति अपने बारे में विचार स्वयं करता है तो उसके परिणाम भी ठीक रहते हैं और मैदानी हकीकत को जानता हुआ वो नियम, उपनियम, काम, नीति वो सब सही बनते हैं। बहन वंदना जी ने जैसे बताया कि 650 जिलों की भागीदारी, यानी इस डॉक्यूमेंट का नाम प्रारंभ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2015 था और उस वक्त एक क्वेश्चनियर उस वक्त के शिक्षा मंत्रालय ने सभी के सामने रखा और लोगों से राय मांगी गई। हम सबको ये जानकर हर्ष होगा कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा संवाद का कोई डॉक्यूमेंट यदि तैयार हुआ तो वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार हुई, जिसमें छात्रों के सुझाव आए, अध्यापकों के सुझाव थे, ग्रामीण और शहरियों के सुझाव थे, जनप्रतिनिधियों के सुझाव थे, शिक्षाविदों के सुझाव थे। और इतना नहीं, जैसे शिक्षा नीति कैबिनेट में पास हुई उसके 12 दिनों के अंदर 15 लाख से ज्यादा क्रियान्वयन के सुझाव भी आ गए। इसका सीधा अर्थ है कि यह पहली शिक्षा नीति ऐसी होगी जो किसी व्यक्ति ने, किसी कुछ एक लोगों की समिति ने नहीं बनाई, बल्कि ये आम लोगों ने, जन समुदाय ने अपने अपने अनुभवों के आधार पर इसको तैयार किया हुआ
ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे हाथों में है। दूसरी बात जब हम देखेंगे तो शिक्षा किसी भी देश की वह आवश्यकता है जो आने वाले भविष्य के लिए नागरिकों को तैयार करती है। 20 वर्षों के बाद भारत कैसा होगा, 10 वर्षों के बाद हिमाचल प्रदेश की तस्वीर कैसी होगी, प्रार्थना होस्ट से कि यदि वो थोड़ा अलर्ट होकर जो इसका माइक ऑन है ना उसको म्यूट कर दे तो स्पष्टता। तो इस ढंग से भविष्य 10 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष जो एक जनरेशन बनती है, अगली क्योंकि शिक्षा का काम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ज्ञान के प्रवाह को आगे बढ़ाना है, दूसरी पीढ़ी को सौंपना है। शिक्षा में ऐसा नहीं है तो वो शिक्षा बेकार होती है, वो क्लासरूम में पढ़ानी। लेकिन इसके साथ में जो दूसरा पहलू है, वो दूसरा पहलू बनता है कि शिक्षा पूर्व पर जिन्होंने बहुत बड़ा अध्ययन किया है, प्रयोग किए हैं, नवाचार किए हैं, वो जो ज्ञान संजोया हुआ है, उस ज्ञान के सहारे से नए ज्ञान को शामिल करना और इस शिक्षा नीति में इस दोनों बातों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखकर इसकी व्याख्या की गई है। व्याख्या क्या की गई है? इस देश के ऋषि मुनियों ने विज्ञान की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से जो कुछ हजारों वर्षों से अर्जित किया है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार वह ज्ञान है। और 21वीं शताब्दी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की बात कही गई है। यानी ये भारत के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसका आधार भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा है, जिसके कारण से भारत विश्व गुरु रहा है, उसको शामिल किया गया है। और 21वीं शताब्दी की चुनौतियां क्या रहेंगी, दुनिया और विश्व के सामने कैसा नागरिक की आवश्यकता रहेगी, उसकी पूर्ति के लिए बड़ा स्पष्ट इस नीति के अंदर वर्णन किया गया है। इस तरह से यदि हम देखते हैं तो फिर अपने देश की पूरी आवश्यकताओं के अनुसार होगी। इसकी कुछ एक विशेषताएं मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मैं ये समझकर चल रहा हूं, ये मानकर चलता हूं कि अभी तक हमने इसका अध्ययन कर लिया होगा। इसलिए आपके मन में कोई संदेह और प्रश्न होंगे तो उन प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं आपके सामने अधिक समय छोड़ना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले भूमिका के रूप में कुछ एक विषय आपके सामने जरूर निवेदन करना चाहूंगा। इस शिक्षा नीति में सबसे पहली बात की कि जो परंपरागत स्ट्रक्चर, संस्थागत ढांचा था, उस सारे संस्थागत ढांचे को बदल कर दिया है, एक नए फ्रेमवर्क में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। 10+2 का जो स्कूल का स्ट्रक्चर था, वह स्ट्रक्चर अब 5+3+3+4 बन गया। हम सबके अहोभाग्य से हम सब जानते हैं, न्यूरो साइंस कहती है कि किसी भी बालक की बुद्धि का विकास 8 वर्ष की आयु तक 80 से 90% हो जाता है। ये जो 10 के आधार पर काम करते करते वह उसको अटेन करता है। अन्यथा 8 वर्ष तक की आयु बड़ी महत्वपूर्ण है किसी व्यक्ति के जीवन की। और अपने यहाँ जब 16 संस्कारों की बात की गई है, तो उन 16 संस्कारों के अंदर गर्भाधान से लेकर इस आयु तक विद्या ग्रहण संस्कार तक की जो बात है,
आप इस नीति के अंदर उसका उल्लेख देखेंगे। ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी और वंश परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है, जो किसी पुस्तक से प्राप्त नहीं हो सकता। इस ज्ञान का समावेश इस शिक्षा नीति में किया गया है और इसको ध्यान में रखते हुए 3 वर्ष की बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन के अंदर ले लिया गया। जो बच्चा आंगनबाड़ी में था, जहां उसके पास पूरी बात नहीं पहुंच पा रही थी, पूरे संसाधन आंगनबाड़ी में नहीं पहुंच पा रहे थे, केवल उसके पोषण पर ध्यान रखा जा रहा था, लेकिन ये जो उसकी प्रतिभा का विकास था, वहां से जो ओझल था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उस 3 वर्ष के बच्चे को इस नीति के अंदर फॉर्मल एजुकेशन के अंदर हमारे यहाँ ले लिया है। अब इसका लाभ क्या होगा? अब इसका जो लाभ है वो बहुत समझने की बात है। वो समझने की बात ये है कि बच्चा कुल मिलाकर जो कुछ सीखेगा, अब वो किताबों के बोझ से नहीं, लेकिन हम जो अध्यापक बंधु यहाँ उपस्थित हैं, वो हमारे स्नेह से, वो हमारे भावों से, वो हमारे क्रियाकलापों से उसको ज्ञान प्राप्त होगा। और गणित और भाषाओं के लिए तैयार करना ऐसा पहले 3 वर्ष का काम रहेगा। ये जो पहला 5 है उसके 2 भाग बन गए, तो 3 वर्ष के अंदर जो कार्य करना है, उस कार्य के अंदर अपने को खेल के अंदर गतिविधियों के आधार पर बच्चे के भाषा का और उसका विकास करने का कार्य रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, जो अगले 2 वर्ष हैं, जिसको हमने कक्षा 1 और 2 बोला, उस कक्षा 1 और 2 में बच्चे को फिर वही पहले में जो 3 वर्षों में उसकी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियों का विकास करना है, सुनकर, देखकर, बोलकर, करके। अगले 2 वर्षों के अंदर कक्षा 1 और 2 जिसको कहा है, वहां भाषा और गणित को क्रियाकलापों के आधार पर पढ़ने की तैयारी करनी है, उसके लिए तैयार करना है। अगला 3 वर्ष जो प्रेपरेटरी स्टेज जिसको कहा, ये फाउंडेशन स्टेज है। इस प्रेपरेटरी स्टेज के अंदर भी विषयों का ज्ञान, सोशल साइंस आएगा, एनवायरमेंट साइंस आएगी, लेकिन उसमें पुस्तकों का बोझ बहुत कम होगा। जो बच्चा पिस जाता था किताबों के बोझ से और इतने भारी भरकम बैग के कारण से जो उसको परेशानी थी, उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, इस शिक्षा नीति के अंदर उसके स्वास्थ्य की संभाल और उसके बौद्धिक मानसिक विकास को खेल के अंदर और जॉयफुल लर्निंग के माध्यम से तय किया गया है। ये जो जॉयफुल लर्निंग है, तो ज्ञान हमेशा व्यक्ति को खुशी और आनंद से प्राप्त होता है, उसमें गंभीरता से नहीं होता, डर से नहीं होता और सहजता से ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस विषय को इस शिक्षा नीति में ध्यान रखा है। दूसरी बात जो बहुत ध्यान में रखी गई है, वह है 6ठी कक्षा का जो मिडिल स्टेज है। मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, भारत के अंदर हमारे यहाँ अभी तक व्हाइट कॉलर जॉब लेकर, यानी कि सर्टिफिकेट लेना और बेरोजगारों की पंक्ति में फौज में भर्ती हो जाना, ये सिलसिला कई वर्षों से चलता आ रहा है। और व्यक्ति कहता मैं ग्रेजुएट हूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, लेकिन उस काम क्या आता, ये हम शिक्षक बंधु बहुत अच्छी तरह से जानते और पहचानते और हैं। इस बात को समझकर ये तय किया गया है कि 6ठी कक्षा से स्किल डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाएगी। परंपरागत व्यवसाय जो हैं वो बच्चे को चुनना होगा। वर्ष में 10 दिन उस परंपरागत व्यवसाय का अभ्यास करना होगा।
यानी कि विदाउट बैग वहां स्कूल भी नहीं आना है, उस उद्योग से जुड़ना है और धीरे धीरे बच्चा अपने मन में किसी व्यवसाय के बारे में एक अच्छी पहचान बना ले और जब वो 9वीं कक्षा में पहुंचेगा तो 9वीं कक्षा में पहुंचकर उस व्यवसाय को चुन ले और उसका लिंक हायर एजुकेशन के साथ कर दिया, उसी प्रोसेस के अंदर वो हायर एजुकेशन के अंदर उस सब्जेक्ट को लेगा तो वो एक परफेक्ट व्यक्ति, कारीगर और अपने पेशे का परफेक्शन प्राप्त करने वाला विद्यार्थी होगा। वो जैसे कैसे इंजीनियर बनने वाला नहीं होगा, इधर भी देख लिया उधर देख लिया फिर किसी विषय को चुन लिया, ये स्थिति से उसको बाहर निकाला है और एक अवसर प्रदान किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। आप एक उदाहरण से इस बात को समझेंगे। 19 से 24 वर्ष के उम्र के काम करने वालों का दुनिया के अंदर क्या स्थिति है? अमेरिका के अंदर 52% लोग इस आयु वर्ग के काम करते हैं, जर्मन में 75% लोग काम करते हैं, दक्षिण कोरिया में 96% काम करते हैं और भारत में ऐसा उम्र के काम करने की संख्या 5% से भी कम है। इसलिए शिक्षा नीति में 2025 तक देश के 50% बालकों को कामकाज के योग्य बनाना, ये बहुत बड़ी विशेषता इस शिक्षा नीति के है। हम शिक्षक बंधुओं के लिए ये प्रसन्नता की बात होगी, ये इस शिक्षा नीति के अंदर उल्लेख किया गया है। दूसरा, हमारी जो प्रतिभा समाप्त होती रही है वह होती रही है, हम कहीं ना कहीं शिक्षा को एक जकड़न के बीच में रखकर बांधकर बच्चे को रखना और बंधे बंधाए सिलेबस के द्वारा उसको तैयार करना, ऐसा परंपरागत हमारे देश में चलता रहा। भाई और बहनों, शिक्षा स्वायत्त होती है, शिक्षा में कहीं भय नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करने वाले के लिए एक आनंददायक वातावरण का निर्माण करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, माता जी कहते हैं आपने मेडिकल लेना है 11वीं कक्षा में, क्योंकि तेरे मासी की लड़की ने भी मेडिकल लिया था, एमबीबीएस किया, आज वो डॉक्टर बन गई, तुझे भी डॉक्टर बनना है। बच्चे पर अत्याचार परिवार से प्रारंभ हो जाता है। परमात्मा ने उसको वो इंस्टिंक्ट नहीं दिया, उसके अंदर वो हुनर नहीं है, उसका स्वभाव कोई और बनाया था, लेकिन मासी की लड़की डॉक्टर है इसलिए तुझे भी डॉक्टर बनना है, ये तेरे लिए आवश्यक है, इसलिए तेरे को मेडिकल स्ट्रीम चुननी है। केवल वही बात नहीं है माता पिता के पास, स्कूल में स्ट्रीम ही 4 और 5 है और 6ठी है ही नहीं। नॉन मेडिकल ले लो, मेडिकल ले लें, वोकेशनल ले लें, एग्रीकल्चर ले लें, ह्यूमैनिटी ले लें और कॉमर्स ले लें, अब इसके आगे कहां जाएंगे? लेकिन मेरा इनमें कहीं शौक नहीं है, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो टैलेंटेड बच्चा है, उसकी प्रतिभा को तो हमने धिकार दिए, किनारे कर दिया। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये स्ट्रीम का झंझट खत्म कर दिया। अब कोई स्ट्रीम नहीं रहेगी। कोई भी बालक फिजिक्स पढ़ता हुआ अकाउंट पढ़ लेगा, बायोलॉजी पढ़ता पढ़ता वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। इसलिए स्ट्रीम के बंधनों से मुक्त करके बालक को जो परमात्मा ने आंतरिक गुण दिए गए हैं उनके आधार पर उसको विकसित करने का एक अवसर रहा। इसके हमारी टैलेंट में एक बहुत बड़ा निखार है। किसी का गीत अच्छा है, कोई खेल में अच्छा है। अभी मैं लद्दाख गया था, तो लद्दाख में एक चंडीगढ़ के ज्यूलिस्ट हैं और वो लद्दाख में पानी कहाँ निकलेगा सेना को चीन के बॉर्डर पर, इसके सर्वे के लिए गए थे। हिमाचल प्रदेश के वो मूल नागरिक थे। तो वो कह रहे थे कि मेरी बेटी खेलने में अच्छी थी और नेशनल लेवल पर खेली, लेकिन जैसे वो प्रैक्टिस पर जाती थी तो वो नॉन मेडिकल रखा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल नहीं कर पाती थी और अल्टीमेटली उसको पास होने के लाले पड़ गए, जबकि उसका टैलेंट स्पोर्ट्स है। मैं उसको स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, बच्चे का शौक स्पोर्ट्स है। कुल मिलाकर इस शिक्षा नीति में इन सारे उलझनों से बच्चे को मुक्त किया गया है। अब वह स्वतंत्र और स्वायत्त होकर किसी भी विषय का चयन करके अपनी प्रतिभा अनुसार आगे बढ़ सकता है। अब ये बहुत परीक्षा का ढोंग
हम सब शिक्षक है, मैं भी आप में से एक है, इसलिए मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेता हूँ, क्योंकि हम बाहर के तो है ही नहीं, एक ही परिवार के व्यक्ति हैं। मैं भी अध्यापक हूँ, आप भी अध्यापक हैं। क्या हम ये स्वीकार नहीं करते कि हमारे +2 के अंदर 1 वर्ष की इवैल्यूएशन बच्चे के गुणों को सही मायनों में ठीक मूल्यांकन कर देती है? नहीं कर सकती। और एक व्यक्ति कर सकता है, एक आंसर शीट कर सकती है क्या? नहीं कर सकती कभी भी। उसका स्वभाव है, उसका व्यवहार है, उसका कई तरह के उसके रुचियां विरुचियां हैं, वो कहाँ गई? वो तो आंसर शीट पर जो कुछ लिखा, वो भी 3 घंटे में जो लिख दिया, हो सकता है कुछ बात उसको बाद में ध्यान में आए, वो ही उसकी असेसमेंट है, और उसी को हमने उसकी इंटेलिजेंसी मान लिया। मैं इस परीक्षा को भी बदलकर 360 डिग्री सर्टिफिकेट की बात कही गई है, जिसमें तो इससे पहले की शिक्षा के प्रावधानों के अंदर जो पहले हम को करिकुलर एक्टिविटीज, सहायक क्रियाकलाप कहते थे, इस शिक्षा नीति में उनको मर्ज कर दिया पाठ्यक्रम के बीच में। अब वो पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे, और उस पाठ्यक्रम के हिस्से के साथ ये सारी की सारी क्रियाकलाप जो है वो बच्चे की इवैल्यूएशन के अंदर सहायक होंगी, और ऐसे सेमेस्टर के अंदर कुल मिलाकर 9वीं से लेकर 12वीं तक ऐसे 2-2 सेमेस्टर करके 8 सेमेस्टरों के माध्यम से उसका इवैल्यूएशन होगा। और इवैल्यूएशन केवल टीचर नहीं करेगा, बच्चा स्वयं अपने मार्क्स लगाएगा, उसका क्लासमेट लगाएगा, उसका टीचर लगाएगा, और तीनों को मिलकर इस विषय पर उसका परिणाम और उसका रिजल्ट तैयार करना है, यानी कि उसकी सारी योग्यताओं को समेटना है। ये बहुत बड़ा बदल है। इस तरह से आप देखेंगे अब हायर एजुकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा बदल इसके अंदर है। हायर एजुकेशन के अंदर मल्टीपल अप्रोच है। उसके अंदर बच्चे का मन किया, उसने एडमिशन ली, 2 वर्ष के बाद वो कॉलेज छोड़ना चाहता है, वो छोड़ दे, कोई और काम कर ले, तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, उसकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। तो ये एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते कई विषयों के बारे में जानकारी लेना, इस ढंग की एक बहुत अच्छी मल्टीपल एग्जैक्ट एंड मल्टीपल एंट्री, ये हायर एजुकेशन में आ गई। अब कॉलेज नहीं होंगे हायर एजुकेशन के अंदर, कॉलेज नहीं होगा, यानी कि पहले किसी यूनिवर्सिटी से, हिमाचल यूनिवर्सिटी शिमला से ये कॉलेज एफिलेटेड है, अब वो एफिलेटेड नहीं होगा, वो ऑटोनोमस होगा। वो अपना करिकुलम बनाएगा, अपना फ्रेमवर्क बनाएगा, अपना एग्जामिनेशन मॉड्यूल बनाएगा, सिलेबस अपना बनाएगा, और वही कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं होगा, तो वो कॉलेज स्वतंत्र परीक्षा लेगा और अपना कार्य करेगा। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से कुल मिलाकर देखेंगे हम, तो फिर अपने को ध्यान में आएगा कि अब 3 तरह के हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन होंगे। एक शिक्षण टीचिंग कॉलेज, टीचिंग यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। यानी कि टीचिंग कॉलेज धीरे धीरे 3000 बच्चों तक के मल्टीपल डिसिप्लिनरी को ध्यान में रखते हुए, अगर वो पूरा नहीं करते, अपने उसको उस एक्रेडिटेशन में खरा नहीं उतरते, गुणवत्ता में खरा नहीं उतरते, तो वो मर्ज हो जाएंगे दूसरे कॉलेज के साथ। और रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी अलग होगी। आप हैरान होंगे कि रिसर्च की हालत भारत में कैसी रही है, और कितने लोगों ने इस पर ध्यान दिया होगा। आप यकीन कर सकते हो कि जब रिसर्च यूनिवर्सिटी और इंटर्नशिप भी उसकी अपने कैंपस के अंदर होगी, अभी भारत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है शोध के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, अमेरिका के अंदर 2.8% है, और इजराइल के अंदर ये 4.3% है, दक्षिण कोरिया में 4.2 है, और भारत में 0.69% है। ये देश की हालत है। जिस देश में नवाचार रिसर्च नहीं होगी, जो देश रिसर्च में आगे नहीं बढ़ेगा, वो देश आगे कैसे बढ़ सकेगा। इसलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उस रिसर्च पर बहुत बड़ा जोर दिया गया है, और धीरे धीरे 2035 तक जाकर हर जिले के अंदर एक विश्वविद्यालय होगा। यानी कि हायर एजुकेशन करने के लिए बच्चे को अपने घर के नजदीक स्थान मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा बदल इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। शिक्षक बंधुओं, जिसमें हम भी भ्रमित हैं, माता पिता भी भ्रमित हैं, उस भ्रम जाल को भी इस शिक्षा नीति ने
ठीक करने का प्रयास किया है, वो है शिक्षा का माध्यम क्या हो। शिक्षा का माध्यम कभी कभी लगता है कि इंग्लिश होगा, शिक्षा का माध्यम होगा तो बच्चा बहुत अच्छा, दुनिया भर की जानकारी हम शिक्षक बंधुओं को होगी। इस दुनिया के टॉप मोस्ट 7 कंट्रीज, डेवलप 7 कंट्रीज को हिस्ट्री ले लीजिए, उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग है। और जिनका मदर टंग नहीं है वो अंग्रेजों के गुलाम देश हैं सारे, जो अंग्रेजी पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पर जोर देते हैं वो सारे गुलामी से गुजरे देश हैं। और वो डेवलपमेंट कंट्रियों में कहीं उनका नाम नहीं आता, उनका नाम नीचे से आता है। इतनी बड़ी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भी हमारे माता पिता और हम किसी भ्रम जाल में फंसकर आज भी बच्चे को तनाव देते हुए, कहां उसको विषय को समझने की आसानी चाहिए थी, कहां उसको भाषा के चक्कर में उलझाकर विषय से ओझल करने का प्रयास कर रहे हैं। और दिन बर दिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश हो, इसकी मांग आई। इस शिक्षा नीति में इस बात को ध्यान में रखा और पढ़ाने का माध्यम मातृभाषा होगा प्राइमरी तक, और जहां तक संभव है 8वीं तक होगा। ऐसा इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस प्रतिभा को संभालने का प्रयास किया है। क्योंकि मैं आपको एक प्रश्न करता हूं, हमें स्वप्न किस भाषा में आते हैं? मौलिक विचार किस भाषा में आते हैं? मौलिकता कहाँ है? वो अपनी भाषा में आते हैं, वो मां के दूध से। और व्यक्ति यदि उसमें नहीं सोचता है तो वो चिंतक नहीं बन सकता। तो इसलिए इस चिंतन को हमारा बच्चा चिंतनशील बने, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बने, उसका मानसिक विकास उस ढंग से हो, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जहां है और थी भाषा फार्मूला जो 1964-66 की नीति का था, उसको भी शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूला को लागू रखा गया है। मैं भाषा के बारे में आपको 1-2 जानकारियां, आप हैरान होंगे कि हमारे बहुत सारी बोलियां और भाषाएं हैं। ये जो बोलियां और भाषाएं हैं, इन बोलियां भाषाओं को अगर हम ध्यान में रखें, हमारी बहुत बड़ा ज्ञान के भंडार हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने, मठों में, मंदिरों में, जंगलों में, चंद्राओं में रहकर इतना ज्ञान अर्जित किया, इतना अनुभव प्राप्त किया। अब्दुल कलाम जी कहते थे वो व्यक्ति मूर्ख है जो किसी एक एक्सपेरिमेंट के बाद उसको दोबारा एक्सपेरिमेंट उसी पर करता है, न्याय नहीं करता, वो मूर्खों की दुनिया में रहता है। यानी जो हमारे पूर्वजों ने बहुत सारा खोज कर रखी है वो किसी बोली और भाषा के अंदर शामिल है। लेकिन वो बोली और भाषाओं की स्थिति क्या है, आप हैरान होंगे। यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक यूनेस्को कह रही है कि पिछले 50 वर्षों के अंदर, ये जो पिछले 50 वर्ष हैं, हमने बहुत सारी भाषाओं को खो दिया है और बहुत सारी भाषाओं को, लगभग 200 भाषाओं से ज्यादा को खत्म करने के कगार पर आ गए हैं। अब ये जो ज्ञान का खजाना इन भाषाओं में था वो लुप्त हो जाएगा, कैसे प्राप्त होगा? तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन सारी बोलियों और भाषाओं को प्रतिष्ठित करने की बात कही है और उसके आधार पर शिक्षा देने की बात कही है, और उन बोलियों और भाषाओं के लिए अनुवाद केंद्र बनाने की योजना है। एक विश्वविद्यालय अनुवाद केंद्र करेगा ताकि उन सारी बोलियों और भाषाओं की जानकारी एक दूसरे को प्राप्त हो सके। ऐसा इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर हम सबके सामने है। एक और बहुत बड़ा ड्रॉप आउट, जैसे मैंने कहा, अब ड्रॉप आउट की हालत क्या थी? आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 में आ गया। लेकिन हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, सरकारें आती है, सरकारें जाती है और ये सिलसिला चलता रहेगा। शिक्षा और सरकार का संबंध नहीं होना चाहिए, सरकारों का आना जाना बना रहेगा। शिक्षा निरंतर ज्ञान देने की एक धारा है, वो चलती रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ? 2002 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, 2004 में वो सरकार बदल गई, एनडीए की, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बदल गई। आप हैरान होंगे, 2004 से 2009 तक इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट पर सोचने का किसी को समय और फुर्सत ही नहीं मिली। यानी कि शिक्षा की दुर्दशा, शिक्षा की स्थिति ऐसी है, मंत्रालय भी ऐसा कि वो उस पर विचार करने का मंत्री के लिए, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी कहीं और है,
तो ऐसे हिसाब से क्या शिक्षा ठीक चलेगी? शिक्षा समाज और शिक्षकों के हाथों में होनी चाहिए, वहां राजनीतिज्ञों के हाथों में ना हो। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात का भी ध्यान में रखा है, शिक्षा शिक्षाविदों और समाज के लोगों के हाथ में रहे, इसलिए समाज की भागीदारी इसमें शामिल की गई है। स्कूल को, इंस्टीट्यूशन को सामाजिक चेतना का केंद्र कैसे बनाया जाए, समाज उसमें कैसे आए और स्कूल समाज में कैसे जाए, ऐसा एक बहुत अच्छा वर्णन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो समाज के उपयोग को हो, वहां ताला ना लगे, पुस्तकालय लोगों के काम आए, कंप्यूटर लैब लोगों के काम आए, इवनिंग टाइम में लोग वहां सीखें आकर, क्योंकि वो लोगों से टैक्स से बना हुआ दिए हुआ सारा सामान और वो ताले के अंदर बंद ना हो, ऐसा इस शिक्षा नीति के अंदर। और उसका एक इन सारी बातों का समावेश क्यों किया? जब राइट टू एजुकेशन 2002 शुरू हुआ और इनरोलमेंट हम 100% करेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकारों के अंदर शिक्षा आ गई। कक्षा आयु 6 से 14 वर्ष के बच्चे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के अंदर, लेकिन आप हैरान होंगे 2009 में लागू करने के उपरांत भी, फंडामेंटल राइट में एजुकेशन आने के उपरांत भी हमारी इनरोलमेंट जो 100% प्राइमरी में थी उसका ड्रॉप आउट, आप हैरान होंगे, मिडिल के अंदर वो 90% बच्चे पहुंचे, हाई के अंदर 79 और सीनियर सेकेंडरी के अंदर 56% बच्चे ही पहुंचे, बाकी कहां गए? ये न बालकों के प्रति अपराध नहीं है? क्योंकि हमने कुछ ऐसे विषयों को उलझाकर बच्चे की पढ़ने की क्षमता ही समाप्त कर रखी थी। अब ये स्थिति खत्म हो जाएगी। अब 100% इनरोलमेंट और 100% का आउटपुट के साथ बच्चा अपने रुचि और अभिरुचि के साथ आगे बढ़ेगा, ऐसा इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर बहुत सुंदर वर्णन इसके अंदर किया गया है। लगभग 3.25 करोड़ बच्चे आज भी तो स्कूल नहीं जाते हैं। तो इसी तरह से उच्च शिक्षा के अंदर भी नवाचार की जैसे मैंने बात की, ऐसे ही 2035 तक एफिलेटेड कॉलेज भी समाप्त हो जाएंगे और स्वायत्त ऑटोनोमस कॉलेज बन जाएंगे। लेकिन इस सारे के जो एक बहुत बड़ा बात रखी है वो मैं 21वीं शताब्दी की बात, 21वीं शताब्दी की शिक्षा के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी हम सब जानते हैं कि अभी हमारे जब टेक्नोलॉजी ने स्थान ले लिया तो अनएम्प्लॉयमेंट शुरू होगी, क्योंकि जो व्यक्ति काम करता था अब वो मशीन काम करता है। अब इसका गैप कैसे पूरा होगा? इसके गैप के लिए जो मैंने छठी से आपको स्किल की बात की, जहां वो बात आई, वही दूसरी बात, बहुत बड़ी बात यहाँ पर की गई, जो आखिर आने वाले समय में डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इसमें कुशल कामगारों की जरूरत पड़ेगी। और कुल मिलाकर सारे के सारे, चाहे वो जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, कृषि है, जलवायु विज्ञान है, समाज विज्ञान के क्षेत्रों के अंदर बहुत बड़ी डिमांड आएगी। इस डिमांड को पूरा करने के लिए इस शिक्षा नीति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, डिजाइन थिंकिंग, एनवायरमेंट, वर्ल्ड सिविलाइजेशन, बहुत बड़ी भारत की ज्ञान, योग, सामाजिक संस्कृति, इन सारे विषयों को ध्यान में रखकर इसका समावेश किया गया है। इस समावेश के साथ जो दूसरी बात है वो विदेशों के, विदेशी विश्वविद्यालयों को भी आकर्षित किया गया है। हमारा बहुत सारा बालक विदेशों में पढ़ने के लिए जा रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपने बालकों को प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने की बहुत बड़ी योजना बनाई है। उससे विदेशी विश्वविद्यालय आएंगे, हमारे विश्वविद्यालय विदेशों के अंदर जाएंगे, और जो विदेशी विश्वविद्यालय आएंगे उसमें इंडोलॉजी, इंडियन लैंग्वेजेस, आयुष, चिकित्सा, विज्ञान, विदेशी विश्वविद्यालय इन विषयों पर रिसर्च करेंगे। ऐसा एक भारत की इस संस्कृति को विश्वव्यापी बनाने की एक बहुत बृहद योजना इस शिक्षा नीति के अंदर है। ऐसा करते समय अगर हम ध्यान में देखेंगे तो ये सारी की सारी जानकारी कुछ एक रूप के अंदर, अब ये चलेगा कैसे? इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर परख केंद्र बनाया जाएगा, वो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र होगा। हायर एजुकेशन के लिए प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे, प्रांतों में
मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे और उनके जाएगा वो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र होगा। हायर एजुकेशन के लिए प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे, प्रांतों में मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे और उनके माध्यम से और समाज के लोगों की साथ भागीदारी बनाई जाएगी। प्राइमरी के 1 किलोमीटर के अंदर बच्चे को शिक्षा देना सरकार का कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार, व्यक्ति का अधिकार था लेना, जिसकी पूर्ति हम नहीं कर पाए। इस शिक्षा नीति में कहा उनको रेजिडेंशियल ट्राइबल एरिया के अंदर जो दूर दराज के एरिया है जहां 1 किलोमीटर में स्कूल शुरू नहीं किया जा सकेगा, वहां रेजिडेंशियल स्कूल शुरू किए जाएंगे, तर्ज पर हो, इस ढंग की व्यवस्था सारी की गई है। ऐसा कुछ एक विषय मैंने आपके ध्यान में रखे। मेरी एक प्रार्थना आपके चरणों में है। मैंने आपको शिक्षा धर्मी कहा, शिक्षा कर्मी नहीं कहा। कर्मचारी वो है जो पैसे लेता है और काम करता है, धर्मी व्यक्ति वो है जो जीवन में अपनाकर उसको जीवन में अपनाकर अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य मानकर काम करता है। इसलिए मैंने प्रारंभ में शिक्षा धर्मी शब्द का प्रयोग किया। हम सभी शिक्षा धर्मी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सोलन जिले के अंदर क्या एक एक परिवार में, हितधारकों में, स्टेक होल्डर्स के पास पहुंचा पाएंगे? आने वाले 2 महीनों के अंदर इसकी जानकारी सभी के अंदर रखेंगे तो हम एक बहुत बड़ा पुण्य नहीं करेंगे, बहुत बड़ा राष्ट्रीय कार्य करेंगे। और शिक्षक सही मायनों में अपनी गरिमा और अपना उस कर्म को पहचानता हुआ उस धर्म आधारित व्यवस्था पर कार्य करेगा। पहला काम। दूसरा काम, मैं शिक्षक के रूप में, क्योंकि मेरी सारी पेडागोजी बदल गई है, मुझे ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, नई पेडागोजी आएगी, सिखाने के ढंग नए बनेंगे, तो मैं अपने मन और हृदय से ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं स्वयं शिक्षण लूंगा और शिक्षण देने वाला बनूंगा। आज मैं जितने 100 के करीब इस गूगल मीट पर जुड़े हैं, यूट्यूब पर जुड़े हैं, क्या हम एम्बेसडर बन सकते हैं सोलन जिले के लिए? बाल अधिकार आयोग का एक बहुत बड़ा सफल प्रयास जो है, मुझे लगता वो शिक्षा विभाग के लिए एक मील पत्थर सिद्ध हो सकता है। हम 100 के 100 एम्बेसडर बनकर 2 महीने शिक्षा नीतियों की बात विद्यार्थी, अध्यापकों और अभिभावकों, केवल अभी 3 लोगों के पास इसकी सारी विशेषताओं को रखेंगे, समझाएंगे, क्योंकि आखिर शिक्षा नीति का क्रियान्वयन बालक और अध्यापक को तो ही करना है। अगर अध्यापक नहीं करेगा, क्यों समझ नहीं पाएगा, तो इसकी मूल भावना को समझना पड़ेगा। इसलिए जब इसकी मूल भावना को समझे, कुछ शब्दों को समझकर मुझे लगता नहीं समझ सकेगी, मूल भावना को समझना पड़ेगा। 3 बातें आज से जोड़ना पड़ेगी। इसका मूल विषय क्या है, मूल विषय के अंदर इसकी आवश्यकता क्या पड़ेगी, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर क्या पड़ेगा, पेडागोजी कौन सी लागू करना पड़ेगी और उसके इवैल्यूएशन की और उसके मॉड्यूल क्या बनेंगे, ये सारे आज से तैयार करना पड़ेंगे। तो इसलिए हम इस सारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर कुल 26 चैप्टर हैं। 26 चैप्टरों में केवल 313 एरिया है। ये तो समग्र है, लेकिन हम स्कूल शिक्षा से जुड़े हुए हैं सारे लोग, हमारे लिए केवल 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर में केवल 143 एरिया है। तो 0.1 से 8.11 तक छोटा सा डॉक्यूमेंट है। इंग्लिश के अंदर 66 पेजेस है, हिंदी के अंदर 106 पेजेस है। हम इसका अध्ययन करें, इसकी वर्कशॉप लगाएं, 5-5, 7-7, 10-10 लोग बैठकर काम करेंगे और इसको जन शताब्दी का भारत नजर आएगा, आत्मनिर्भर हिमाचल नजर आएगा, आत्मनिर्भर व्यक्ति नजर आएगा और दुनिया को लीड करने वाला व्यक्ति नजर आएगा। ऐसी संभावना इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, लेकिन हम शिक्षकों पर निर्भर करता है। हम इसके क्रियान्वयन को उस मन से, उस धर्म से स्वीकार करते हुए लागू करेंगे। इस प्रार्थना के साथ मैं एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से नमन करता हूं और खासकर बहन वंदना जी को, जिन्होंने मुझे अवसर दिया। आप सबके दर्शन हुए और आपने मुझे सुना, दर्शनों का अवसर दिया और कुछ बात रखने का अवसर दिया। इन सारी बातों के लिए मैं आपको प्रणाम करता हुआ इस उम्मीद और विश्वास के साथ आने वाला भारत बदलता भारत होगा, आने वाला हिमाचल बदला हुआ हिमाचल होगा और उसका आधार शिक्षा है, क्योंकि दुनिया में कोई भी बदल केवल और केवल शिक्षा ही है। तो शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य को हम सब ने
स्वीकार किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक बार फिर आप सबको प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो मैं आपके सामने उपस्थित हूं इन्हीं शब्दों के साथ। जय भारत, जय। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार देखते जी, मैं चंद्र मोहन शर्मा, उप जिला शिक्षा अधिकारी जिला सोलन। आप सभी का जिला सोलन में स्वागत करता हूं अपने अध्यापक बंधुओं की तरफ से। हमारी जो बाल संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन है वंदना योगी जी, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम हमारे अध्यापकों के लिए यहाँ पर रखा। और जो मुख्य वक्ता थे श्री देसा शर्मा जी, इन्होंने बहुत बारीकी से नई शिक्षा नीति के बारे में हमारे अध्यापकों के साथ चर्चा की और बहुत सारे पहलुओं को सामने लाया जिनसे शायद हम अभी तक अनभिज्ञ थे और बहुत अच्छी जानकारी मिली है। मेरा तो यही मानना है कि आज हमारे बहुत सारे अध्यापक इसमें जुड़ने थे, लेकिन साइमल्टेनियसली समानांतर रूप में बहुत सारे दूसरे कार्यक्रम भी चले हुए हैं हमारे विभाग की ओर से। EPTM जिसमें टीचर अभिभावकों के साथ बातचीत कर रहे हैं बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में, बच्चों के स्कूल खुलने के बारे में, तो वो उस लिंक पे जुड़े हैं। तो उम्मीद थी कि काफी लोग YouTube में जुड़ेंगे, लेकिन वो जुड़ नहीं पाए क्योंकि समानांतर रूप में और जगह भी व्यस्त थे। लेकिन फिर भी मैं जिला शिक्षा अधिकारी के नाते हमारे उपनिदेशक महोदय श्री कौशल कुशवाहा जी भी जुड़े हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी आपके माध्यम से मिली और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम इस शिक्षा नीति को और छोटे छोटे सेमिनार में डाइट के माध्यम से और SCRT के माध्यम से हम अपने अध्यापकों के से अवगत करवाएंगे, और ताकि इसको बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके। क्योंकि असली तो इस शिक्षा नीति को लागू करने में अध्यापकों का रोल है, अभिभावकों का रोल है, और जो हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उन तक हम किस तरह से प्रभावी ढंग से शिक्षा को ले जा सकते हैं, वो देखने वाली बात है। चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मुझे जिस तरह के आप शिक्षाविद आप लोग जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। पूरी उम्मीद है कि अध्यापकों के सहयोग से और आप लोगों के मार्गदर्शन से हम जरूर इसको अच्छी तरह से लागू कर पाएंगे। प्रश्न मेरा कोई विशेष नहीं है क्योंकि हम तो एक पार्ट है इसके, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी। थैंक यू वेरी मच। चैट बॉक्स भी खुला है, अगर किसी को कोई मुश्किल है चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकता है। मेरे सामने चैट बॉक्स खुला है। हाँ, कोई अगर शंका किसी अध्यापक को है तो कृपया वो पूछ सकते हैं। शर्मा जी हमारे साथ हैं और
हरिओम। जी नमस्ते। जी नमस्ते महोदय, मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुंडलू, जिला सोलन के अंतर्गत नोट कर। आता है, उसमें शास्त्री पद पे कार्यरत हूँ। तो आदरणीय देशराज शर्मा महोदय जी का बहुत अच्छा व्याख्यान हमें लगा और बहुत सारी प्रेरणा हमें मिली और बहुत सारे ऐसे विषय सामने आए जिनका आज तक हमें पता भी नहीं था कि ये शिक्षा नीति में बच्चों के लिए ये विषय जो है आ रहे हैं। तो मैं आदरणीय देशराज शर्मा जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने छात्रों की रुचि को ध्यान में रखते हुए अनेक तरह के विषय है वो जो है वो विषय पढ़ सकते हैं छात्र, तो क्या उन विषयों का शिक्षक भी उपलब्ध होते हैं विद्यालय में? ये मेरा छोटा सा प्रश्न है। मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक भी हमें अनेक विषयों की ओर मिलेंगे विद्यालय में? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसके अंदर जीडीपी का 6% खर्च करने की बात कही गई है। दूसरी बात, ये पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिस पर एक प्रकार के अध्यापक ही नियुक्त होंगे। पीटीए के हैं, गेस्ट फैकल्टी के हैं, अनुबंध के हैं, दूसरे हैं। तो अध्यापक को इतना मान और सम्मान की दृष्टि से देखा गया है। तीसरा, सारे के सारे पहला कार्य ही पहले 2 वर्षों में कार्य नियुक्तियों का कार्य है। अध्यापकों की नियुक्तियां होंगी और उसके अंदर प्राप्तों को और केंद्र को मिलकर एक कार्य योजना बनानी है। और नियुक्तियां भी जैसे सोलन के अंदर अलग अलग क्षेत्र हैं, तो प्राइमरी एजुकेशन का अगर अध्यापक होगा तो वहां की बोली बोलने वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी। अध्यापक हैं उनको ट्रेनिंग देकर उनको फॉर्मल एजुकेशन में जोड़ दिया जाएगा। उनकी जो क्वालिफिकेशन है जिससे उनकी पूरी होगी। आप शास्त्री के पद पर हैं, संस्कृत को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है यूनिवर्सिटी तक, 6ठी कक्षा से लेकर विश्वविद्यालय की शिक्षा तक। तो ऐसी सारी भाषाओं यानी कि बहुत सारी भाषाओं के शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। ये व्यक्ति होगा तो वो हमारा अध्यापक होगा, ऐसा भी शिक्षा नीति में कहा गया है। जी जी महोदय, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और प्रश्न है, अगर आप सभी के लिए शायद उसका उत्तर जो है वो मिल रहा है तो बढ़िया रहेगा कि क्या ये शिक्षा नीति जो है अगले वर्ष से, अगले सेशन से लागू हो रही है? ये ठीक, अच्छा प्रश्न है। ये चरणबद्ध है और चरणबद्ध से होगी। अगले वर्ष से 2021-22 का जो करिकुलम बनेगा वो फाउंडेशन स्टेज का बनेगा, वर्ष वालों के लिए, 3 और 4 वर्ष वालों के लिए। और उसके बाद 2023, 2025, 2030 ऐसे के अंदर ये लागू, सारी नीति पहले वर्ष में लागू नहीं होगी। आगे जाके देखिए यहाँ पर बड़ा तो ठीक है। नमस्कार। हेलो, मैं रोशन सवाल बोल रहा हूँ, जिला सोलन से, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा। मेरा प्रश्न कोई नहीं है क्योंकि आज के आपके वक्तव्य में सभी बातें साफ हो गई हैं।
आज की जो चर्चा है वो सार्थक रही है और प्रासंगिक भी है। जो शंकाएं मन में थी उसका आपने बड़े विस्तार पूर्वक समाधान किया है, विवेचना की है और हमारा मार्गदर्शन किया है। मुझे विश्वास है कि जो हमारे साथी आज इससे जुड़े हैं उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे और मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा कि इतनी सुंदर जानकारी आपने बेहद सरल शब्दों में हमें प्रदान की है जो हमें लाभान्वित भी करेगी और जो शंकाएं हमारे मन में थी वो तो स्वतः दूर हुई ही है। मैं आप साधुवाद देना चाहूंगा और तेगता जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस सार्थक चर्चा में हमें शामिल किया, हम इससे वास्तव में लाभान्वित हुए हैं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जिला सोलन की तरफ से। धन्यवाद। टीपीसीआर की अध्यक्षा श्रीमती वंदना योगी जी, कार्यक्रम के मुख्य आयोजक डीपीओ सोलन और इस वेबिनार में जुड़े बोलो, आ जाइए सर। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ जी आ रही है। हेलो, मुझे आप सभी सर, थैंक यू सर। आज मुझे आप सभी लोगों का धन्यवाद करने का अवसर प्रदान हुआ। केंद्र सरकार ने 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय नीति का मंजूरी दी है, अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो नई शिक्षा प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। 34 वर्षों के बाद आई इस शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिसका उद्देश्य 2000 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीन, डेटा विश्लेषण आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में कुछ सेवा तैयार होंगे और रोजगार की क्षमता बढ़ेगी। महोदय, आपने शिक्षक की समाज में अहम भूमिका को विस्तार से बताया, परंतु यह भी सत्य है कि अध्यापक मात्र विद्या के शिक्षक ही नहीं बल्कि परोक्ष रूप से संपूर्ण राष्ट्र के मूल नेता भी हैं। नेता का प्रमुख कर्तव्य होता है कि वह जनता को समुचित जीवन मार्ग का ज्ञान दें। इसलिए किसी ने सही ही कहा है, जिस देश का शिक्षक महान होता है वह देश बड़ा भाग्यवान होता है। सच मानिए पीकर ज्ञान का अमृत मानवता का बचपन जवान होता है। मैं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सभी सदस्यों की तरफ से श्रद्धेय श्री देसराज शर्मा जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमें अनुग्रहित किया। मैं धन्यवाद करती हूँ डीपीओ सोलन श्री सुरेंद्र टेक्टा जी का, जिन्होंने सफल आयोजन करके इस वेबिनार को संपूर्ण बनाया। धन्यवाद करती हूँ उन सभी शिक्षकों का जो इस वेबिनार में सम्मिलित हुए। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद करती हूँ SCPCR की चेयरपर्सन श्रीमती वंदना योगी जी का, जिनके मार्गदर्शन से इस वेबिनार का सफल आयोजन हो सका। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः धन्यवाद एवं आभार।